अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आपको आज के मौज़ूआत जिन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि कोयटा और कराची में जो बदअमनी के मामला हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर कोयटा में उन पर बात होगी। उसामा बिन लादेन की बेवा ने तफ्तीशी टीम को क्या बयान दिया और इस बयान के बाद हमारी खारजा पॉलिसी पर क्या असरात होंगे, हम पर मजीद क्या इल्ज़ाम लगेंगे, इन पर भी बात होगी। अमरीका से ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं, जर्नैल मिलना शुरू हो गए हैं, इसके क्या असरात होंगे और आइंदा नेटो सप्लाई क्या बहाल होने जा रही है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और भारत से बिजली की फराहमी की पेशकश हुई है, क्या वाकई इससे हमारा मसला हल हो जाएगा या हम कुछ नए मसाइल को दावत दे देंगे, क्या इस पेशकश की हकीकत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आज अदालत में मेमो केस और वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत जो उन पर लागू है, अजवायद है, उस पर भी बात होगी। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोयटा और कराची में बदअमनी थमने में नहीं आ रही। कराची में तो कुछ कदर सुकून हुआ है, अगरचे के अमवात हुई है और नर्सों की हड़ताल की वजह से 4 बच्चे मर गए जी। ये भी आप देखें कितना जुल्म है। डॉक्टर यहाँ हड़ताल करते हैं, नर्सें यहाँ हड़ताल करती हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है मामलात को एड्रेस करने का, मुतालबात पर गौर करने का, और ये तमाशा पाकिस्तान में लग रहा है। और उधर कोयटा में आज जी एक खून की होली खेली गई है और लाशें गिरी हैं और एक तूफान बदतमीजी बरपा है। वो किसी पुराने शायर का शेर है ना कि कबाब सीख की सूरत हम पहलू बदलते हैं। सर, ये कंट्रोल्स क्या गवर्नमेंट के कमज़ोर हो गए हैं, गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही है, स्टेट कंट्रोल्स वीक हो गए? देखिए, मेरा शेर तो आपने सुना ही जी, कबाब सीख की सूरत हम पहलू बदलते हैं। जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। कराची में कभी कभी कोयटे में और कभी पेशावर में। देखिए, स्टेट कंट्रोल जो है ना वो भी कमज़ोर हुआ है, ठीक, इसमें भी कोई शुबा नहीं। जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, पुलिस की तरफ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ, अमन व अमान की तरफ, इक्विपमेंट की, वो नहीं दी गई। ना उनकी कैपेसिटी रही है पुलिस फोर्स की और ना इरादा है, और सियासी क़यादत जो है वो नाअहल है, ठीक है। यानी ये भी तमाशा ये हो गया है ना, मिसमैनेज वहां से हो रहा है। कल के प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे कि विल, अच्छा, विल चाहिए जी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप इरादा करेंगे तो रास्ता निकलेगा, इरादा ही नहीं होगा तो रास्ता कहां निकलेगा? तो ये सियासी क़यादत जो है इसको खुदा खौफी करनी चाहिए। आप वज़ीर आला बलोचिस्तान को देख लीजिए, वज़ीर आला सिंध को देख लीजिए। हमारे वज़ीर आला बड़े एफिशिएंट हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान देख लीजिए, किस तरह के अल्फाज बोलते हैं। तो मतलब ये है कि ये सारे मामलात दुरुस्त करने के हैं, ये लोग खुद दुरुस्त करें। और अगर ये वज़ीर आला जो सिंध और बलोचिस्तान के मामलात नहीं संभाल सकते तो इनके ऊपर जो बैठा हुआ है जी, इनके जो लीडर है मोहतरम, वो गौर करें, बदले इनको। शम्स साहब, अगली खबर है उसामा बिन लादेन की बेवा का, जो उसने तफ्तीशी टीम को जो बयान दिया है। इस हवाले से हमने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को वो दिखाते हैं कि वो रिपोर्ट में वो बेवा जो अमल सादा है, उनका नाम यमनी, वो क्या कह रहे हैं जी, तीसरी बेगम है, छोटी बेगम जी, छोटी बेगम कम उम्र जी, सबसे कम उम्र भी है, वो क्या कह रही हैं, आइए देख लेते हैं। मैं शुरू से ही किसी मुजाहिद से शादी की ख्वाहां रही थी। 17 जुलाई 2000 को उसामा बिन लादेन के शादी के पैगाम के बाद पहली मर्तबा कराची एयरपोर्ट पर उतरी। कराची में 3 माह का अरसा गुजारने के बाद अफगानिस्तान के शहर कंधार चली गई और उसामा बिन लादेन के साथ मेरी शादी हुई। उसामा पहले ही वहाँ अपनी 3 बीवियों और दीगर अरब खानदान के साथ रिहाइश पजीर थे। 9/11 के वाक़े के बाद उसामा का सारा खानदान बिखर गया। मेरी 2002 में अपने शौहर उसामा बिन लादेन के साथ पेशावर में दोबारा मुलाकात हुई। पेशावर के इलाके से हम सवात चले गए और यहाँ तकरीबन 9 माह का अरसा गुजारा। मैं अपने शौहर के साथ हरीपुर 2 साल रही और उसामा की मई 2011 में अमरीकी फ़ौज के एबटाबाद ऑपरेशन में हलाकत तक एबटाबाद में ही रिहाइश पजीर रही। मेरी बड़ी बेटी सफ़िया 2001 में कंधार, आसिया और इब्राहिम हरीपुर अस्पताल, जबकि ज़ैनब और हुसैन एबटाबाद में पैदा हुए। पाकिस्तान में मेरा क़याम 2 मकामी पाकिस्तानियों इब्राहिम और अबरार की वजह से था, जो एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन में हलाक हुए थे। इब्राहिम और अबरार के पास सरगोदा के जाली शनाख्ती कार्ड्स थे, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं हुई। 9/11 के वाक़े के बाद मैं कराची के एक फ्लैट में 8 माह रिहाइश पजीर रही, जहाँ चंद पाकिस्तानी खानदानों ने मेरी मदद की। इन तमाम मामलात की निगरानी उसामा के बड़े बेटे साद के सुपुर्द थी। कराची में मेरे क़याम के दौरान मेरी रिहाइश गाह को 6-7 मरतबा तब्दील किया गया,
9/11 के बाद उसामा बिन लादेन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहरों में रिहाइश पजीर रही, लेकिन इस अरसे में उसामा का किसी पाकिस्तानी ओहदेदार के साथ कोई राब्ता नहीं रहा। जी, आपने देखी है रिपोर्ट शाम साहब, आपने देखा है कि ये तो खातून कह रही हैं कि उसामा के साथ ये पूरा मुल्क ही घूमती रही हैं। देखिए, और 9/11 के बाद जी, जब हमला हुआ है अफगानिस्तान पर अमेरिका का, तो उसके बाद उसामा यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, गोया उन्होंने यहाँ कई साल गुजारे। और ये दौर था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का था। फिर ISI आप देखिए कितनी ताकतवर थी, और दूसरे इंटेलिजेंस अदारे हमारे मौजूद थे। ISI तो बुनियादी तौर पर काउंटर इंटेलिजेंस का है ना अदारा, जी बिल्कुल, जिसका दुश्मन को पकड़ना है, और जिसने जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं और इस तरह के अफराद हैं उनका ताक़ुब करना है। उसामा बिन लादेन को हम अपना दुश्मन समझे या ना समझे, दुनिया में तो समझा जा रहा था ना, और उनका ताक़ब जारी था, उनकी तलाश जारी थी। तो पाकिस्तानी एजेंसियां क्या करती रहीं, बिल्कुल, वो इन तक क्यों नहीं पहुंची, और 9 साल तक नहीं पहुंची। जबकि उसामा जो है वो सवात में रहे, हरीपुर में रहे, एबटाबाद में रहे, यहां फिरते रहे मुख्तलिफ मुकामात पर, और जिंदगी अपनी गुजारते रहे। उनकी बेगमात बच्चे देती रही, बच्चे भी यहां पैदा हुए हैं, और सरकारी अस्पतालों में। अब आप मुझे बताइए कि इसकी दाद किससे दी जाए। हमने तो उसामा बिन लादेन पर जब हमला हुआ है अमेरिकी जी, तो पाकिस्तान में तो हमने ये शोर मचाया कि हमारी सरहदों की वायलेशन हो गई, बिल्कुल, और दुनिया ये शोर मचा रही थी कि ये पाकिस्तानी जो है इन्होंने पनाह दी हुई थी, और इनकी एजेंसियां और इनकी फौज जो थी उसके अंदर ऐसे अनासर मौजूद है जिन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ। वैसे शम्स साहब, आप क्या समझते हैं, 9 साल तक एक आदमी अपने खानदान के साथ हमारी सरजमीन पर मौजूद हो और हमें पता ना चले? नहीं चला पता आपके सामने, यानी देखे ना, अब ये तो मफरूजा तो है नहीं, आपके सामने है। अगर चंद लोगों को या चंद अनासर को पता भी था जी, तो बात तो उन तक नहीं पहुंची। यानी अमेरिका जो है वो तलाश करके हमलावर हो गया। बिल्कुल, अब इसकी दाद किसे दी जाए? जो जनाब उस वक्त तो आप जनरल एहसानुल हक का बड़ा तूती बोलता था, वो ISI के सरबराह थे, परवेज मुशर्रफ साहब मौजूद थे, फिर कियानी साहब तशरीफ लाए, ये भी DG/ISI थे इस दौरान में। उसके बाद अब जनाब हमारे शुजा पाशा मशरक़ व मगरब जिनसे कांपते हैं, बिल्कुल, यानी जो अपने वजीर आजम के खिलाफ एविडेंस जमा कर रहे थे। हाँ। तो वो इतने ताकतवर नजर आने वाले जी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अदारों के सरबराह अपने फराइज मनसबी में कैसे नाकाम हो गए। और ISI, फिर IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जी, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो भी बड़ी ताकतवर थी, उसने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए। अच्छा शम्स साहब, अब हमारा एक कमीशन भी तो है ना एबटाबाद वाला, मिलिट्री इंटेलिजेंस जी। अब कमीशन तो एबटाबाद वाला है, वहां तो ये जवाब पता नहीं बयान इनका हुआ है या नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ नहीं आया उस कमीशन में, वो भी नहीं आया। वीडियो लिंक से ले ले उनको भी। अब तो ये इजाद हो गया ना सिलसिला। हाँ। मगर आप ये बताइए कि दुनिया में हमारा कैसा मजाक उड़ेगा। हम अपने घर में और शोर मचा रहे हैं, हमारे यहाँ हम सब कह रहे हैं अमेरिका की ऐसी तैसी करो, उसामा बिन लादेन पर हमला कैसे किया, हमारी सरहदों की वायलेशन क्या हो गई। जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं हम तो वो कहते हैं इनसे पूछो उसामा बिन लादेन वहां कैसे था। और अब तो उनकी बेगम ने बयान भी दे दिया, तफसील बयान कर दी। तो आप ये मुझे बताइए कि ये मुझे तो इतना शर्मिंदगी है। जब ये वाकया हुआ एबटाबाद का और उसके बाद हम जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब से मुलाकात हुई हमारी, तो उसमें उनसे पूछा गया कि आपको इस वाकये के बाद क्या रद्द-ए-अमल था। शाम साहब ये बात आपने बतानी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे कि 2 मई के वाक़े के बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी ने फिर कुछ जवाब में कहा, जब आपने उनसे पूछा उनसे जी कि आपका रद्द-ए-अमल क्या था, आपको कैसा लगा जब पता चला, तो उन्होंने कहा मैं कभी सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसामा पाकिस्तान से दरियाफ्त हो जाए। अच्छा, यानी ख्याल दिल में मौजूद था। ख्याल आता था दिल में तो मैं उससे घबरा दहल सा जाता था गोया। अच्छा, इस तसव्वुर से एक थोड़ा कपकपाता सा था जैसे, यानी एक मुझे खदशा सा महसूस होता था कभी कभी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरजमीन से मिल जाए। बिल्कुल, और वही हुआ, हमारे यहाँ से मिल गया। यानी खदशात जो हैं वो दुरुस्त हो गए, सामने आ गए। और जाहिर है उसके बाद फिर जो तासुर होगा
पाकिस्तान पर जो गुजरी है दुनिया भर में, उसके बाद आपको मालूम है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं अयमन ज़वाहिरी हमारे पास नहीं है, तो इस पे क्या लोग एतमाद करेंगे? नहीं, अब हो सकता है हमारे पास हो, हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ हो। देखिए ना, ये असल में एक तो अब देखिए, छुपने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हजूम में मिल जाए, कोई खास एहतमाम ही ना करें। जब एहतमाम खास नहीं होगा, ये तो उनका कमाल है ना, जो छुपे हैं। और अयमन ज़वाहिरी जो हैं और मुल्ला उमर जो हैं, जो हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम ये वसूख से नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने या फौज ने उनको नहीं छुपाया हुआ। हो सकता है बाज़ कोई अनासर ऐसे मौजूद हो हमारे अंदर। देखिए, ये जो तसव्वुरात हैं, जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, वो तो मुख्तलिफ तौर पर मौजूद है ना। जी बिल्कुल। हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसामा के साथ, अयमन ज़वाहिरी के साथ हमदर्दी रखते हैं। चलिए शाम साहब, एक बात तो तय होगी कि हमारी एजेंसियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट उसामा बिन लादेन और अमेरिका है। नहीं, अमेरिका की एजेंसियां तो अपनी जगह हैं ही, जी। लेकिन उसामा बिन लादेन, आप देखिए, पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है जिस शख्स ने, यानी हिलाया हुआ था कह लीजिए, जो नेटवर्क उन्होंने बनाया, जिस तरीके से इकदाम किए, वो कोई मामूली बात थी? यानी कोई मामूली शख्सियत तो ये काम नहीं कर सकती ना। ठीक है। अच्छा शाम साहब, अब हम जरा चलें अमेरिका से। जब उसामा का सवाल आए तो अमेरिका का सवाल भी है। पहले तो ये बताइए कि क्या उधर जो सियोल में मुलाकात हुई ओबामा की और गिलानी की, यहाँ पे मुलाकात हुई मार्क ग्रासमैन की दोशंबा में और सदर आसिफ अली जरदारी की, और तीसरी मुलाकात सीधी जर्नैल आ गए GHQ में अमेरिकन। अच्छा, मैं आपको इस पर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन एक वाक़या सुना दूँ पहले। जी। एक बार गवर्नर हाउस में हम थे, गवर्नर खालिद मकबूल साहब थे परवेज़ मुशर्रफ के दौरान, तो उसामा पर गुफ्तगू शुरू हुई। ठीक है। और उन्होंने जाहिर है कि जिस तरह से उनको गुफ्तगू करनी चाहिए थी उसी की। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, हुजूर, ये उसामा बिन लादेन की तस्वीर तो आप अपने पीछे लगा के रखें, क्यों? अगर वो ना होता तो आपको कौन पूछता? हम ही जो ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। जब तक 9/11 नहीं हुआ था, परवेज मुशर्रफ साहब से हाथ मिलाने का, उंगली मिलाने को जी अमरीकी सदर तैयार नहीं था। बिल्कुल ठीक है। बुश साहब जो थे, उन्होंने कहा उंगली नहीं मिलाऊंगा। तो अब जब ये 9/11 हो गया, तो उसके बाद उनकी ढूंढिया पड़ी हुई थी, बिल्कुल ठीक पकड़ो दौड़ो, और उसके बाद उन्होंने फिर उनको घेर लिया। जाती दोस्ती के दावे, जाती दोस्ती हो गई, और क्या क्या उनकी तस्वीरें आई, क्या क्या उनकी जनाब शख्सियत बनी। तो बात यह है कि ये उसामा बिन लादेन जो है, उसका तो कमाल है ना फिर। तो आप ये तो ना भूलें। लेकिन बहरहाल जी, अब आप देखिए, ये जो हमारी पार्लियामेंट है ना, उसमें उसकी जो कौमी सलामती कमेटी है जी, उसने सिफारिशात पेश की हुई हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात की और खारजा पॉलिसी के खतूत तय करने की। ठीक है। और हम बड़े खुश थे कि जनाब पहली दफा पार्लियामेंट में देर बहस हो रहा है। दुनिया जहान में पार्लियामेंटें खारजा पॉलिसी तय नहीं करती। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, कैबिनेट का काम है। उनका काम है एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स का तय करना, एक गाइडलाइन देना, रहनमा असूल बताना कि आप यूं करें यूं करें। ठीक है। लेकिन ये कमेटी जो थी, अब क्योंकि इसमें सारी पार्टियां शामिल थी और अपोजिशन भी शामिल थी, मुस्लिम लीग नून की, इसहाक डार साहब, सरदार महताब अब्बासी साहब, उनके दस्तखत भी थे उसके रिपोर्ट के ऊपर जो पेश। बिल्कुल ठीक है। तो ख्याल ये था कि ये तो बड़ा इत्तेफाक राय से मामला तय हो जाएगा। हाँ। अब जो ही वो रिपोर्ट वहां हुई, चौधरी निसार अली साहब खड़े हुए और उन दस्तखतों से वापस हो गए। गोया हुकूमत की एक पॉलिटिकल गलती थी इसको पार्लियामान में लाना। अब जो बड़ी खूबी समझी जा रही थी वो खामी बन गई। ठीक है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान शेर पाकिस्तान बन के सामने आए। अब तो देखिए, मौलाना ने तो अब इलेक्शन लड़ना है आगे। बिल्कुल ठीक है। और सूबा सरहद में वो अब मुजाहिदाना किरदार है उनका, वहां तो उनका मुकाबला हो रहा है इमरान खान से। तभी दोनों एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं, और दोनों का इस मामले पे जो स्टैंस है वो भी एक जैसा है। तालिबान और उनके जो हमनवा हैं, यानी जो अमेरिका के मुखालिफ अनासर है वहां, या उनके वोट लेंगे फजलुर रहमान, ये लेंगे इमरान खान। ठीक है। वो तो आगे आगे थे दोनों पेश। बिल्कुल। कुछ ना कुछ हैसियत वहां नवाज शरीफ साहब की भी है, लेकिन ये युद्ध दोनों में पड़ रहा है ज्यादा। अच्छा। तो बहरहाल वो खड़े हो गए, नेटो की सप्लाई होगी तो हम ये जगह माल नहीं बनाने देंगे, देखेंगे कौन देगा, उसके बाद बाहर आप खून के दरिया बहा देंगे, ये कर देंगे। वो पार्लियामेंट जो है अभी लेम डक बनी बैठी है। अयमन ज़वाहिरी साहब और तालिबान, उन्होंने कहा अगर आपने नेटो की सप्लाई बहाल की तो हम इन पार्लियामेंट के अरकान को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। इनको तय कर देंगे। अब आप मुझे बताइए,
ये तो इससे तो बेहतर होता कि जो कौमी सलामती कमेटी की मुतफिका सिफारिशात थी वो कैबिनेट के पास ही चली जाती। तो सब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, आप कह रहे थे कि सिफारिशात जो कौमी सलामती की कमेटी ने दी थी वो पार्लियामेंट की बजाय कैबिनेट को जाती, कैबिनेट में चली जाती, या पहले एक ओपन डिबेट हो जाती पार्लियामेंट में होनी थी 2-3 दिन की, उसके बाद सिफारिशात आती, उसके बाद कौमी असेंबली को उसको कैबिनेट को चली जाती। ठीक है, क्योंकि असल फैसले तो कैबिनेट ने करने होते हैं जी। दूसरे मुल्कों से मुआहदे क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, बहुत सारी खुफिया होती हैं। हमें मालूम है इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या डीले हो रही है, नहीं मालूम। हमें क्या मालूम चाइना और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है, बिल्कुल ठीक। हमें क्या मालूम रूस और ईरान के दरमियान हो रहा है, इसराइल और अमेरिका के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जिस तरह आप कपड़े उतार कर खड़े नहीं होते ड्राइंग रूम में, उसी तरीके से ये चीजें इस तरह डिस्कस नहीं होती। डिस्कस होती हैं तो बाद औकात बंद कमरे में होती हैं। अच्छा शाम साहब, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है पार्लियामेंट किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाएगी? नहीं, पार्लियामेंट नतीजे पर पहुंच सकती है ना, वोट के जरिए जी। पार्लियामेंट जो है वो कोई खला में तो लटकी हुई चीज नहीं है। पार्लियामेंट तो सियासी जमातों का मजबूआ है ना, तो जिन जमातों की हुकूमत है वो उनकी मेजोरिटी है वहां, बिल्कुल। तो पार्लियामेंट का फैसला वो होगा जो मेजोरिटी का फैसला है। ठीक है, तो जब कैबिनेट होती है उसको पार्लियामेंट का एतमाद हासिल होता है, बिल्कुल। उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वहां से लिया होता है उसने। अगर पार्लियामेंट समझे कि कैबिनेट ने ठीक काम नहीं किया, नो कॉन्फिडेंस कर दे उसके खिलाफ। अच्छा शाम साहब, अब अगर कोई पार्लियामेंट फैसला कर लेती है तो फिर मौलाना फजल रहमान, इमरान खान ये क्या करेंगे? अब तो सुना, अब तो लग रहा है कि पार्लियामेंट फैसला ही नहीं कर पा रही। ये लीडरशिप का फुकदान जहां नजर आ रहा है ना, बेनजीर भुट्टो यहां नजर आ रही है ना आपको, कि जो कहना है उस पर डटना है और लोगों को कायल करना है। ये लीडरशिप लोगों से कायल होने का नाम नहीं है, बिल्कुल ठीक, लोगों को कायल करने का नाम है। वरना अगर कायदे आजम भी ऐसे हो, गांधी जी भी ऐसे हो, तो फिर उनकी क्या जरूरत है? फिर तो 10 करोड़ 15 करोड़ गांधी जी आपको और कायदे आजम नजर आ जाए गलियों पे फिरते हुए, सड़कों पे। मैं और आप ये भी कहें कि हम भी जनाब बड़े लीडर हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लीडर यही होता है, लीडर जो है वो रेवड़ नहीं, रेवड़ का हिस्सा नहीं होता। बहरहाल अब ये जो पार्लियामेंट है ये तो बैठ गई उस पर लेके, कोई फैसला कर नहीं पा रही। और इवेंट्स तो नहीं रुकेंगे ना भाई। अब ओबामा साहब मिल गए जनाब गिलानी साहब से, उधर सदर साहब गए ग्रासमैन से मिलिए सदर साहब दुशंबे में जी, उधर जनाब वो जर्नैल भी दो आ गए, दोनों आ गए, हरी बत्ती दिखाई गई होगी ना, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल, कोई दुशंबे से कोई सियोल से, तो फटाफट दो जर्नैल लैंड कर गए। उन्होंने कुंडी लगा के गुफ्तगू भी कर ली, कियानी साहब से भी कर ली और भाई साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनसे भी कर ली। अब आगे कैसे जाना है, आगे हो जाते हुए नजर नहीं आ रहे, वही खड़े हुए जनाब जॉगिंग कर रहे हैं ऊपर। अब आप खड़े हुए अगर पांव हिलाते रहेंगे तो उससे जनाब कोई दौड़ नहीं हो जाएगी आपकी, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए अमेरिका की दुश्मनी हमें नहीं मतलूब, गुलामी भी नहीं चाहिए, दुश्मनी भी नहीं चाहिए, रास्ता निकालना है। मगरमच्छ के साथ रहना है, दरिया में रहना है, दुनिया जहां से हम लड़ नहीं सकते। पॉलिटिकली पॉसिबल है जो फैसला पार्लियामेंट करने जा रही है, ये लीडरशिप जो है जी, इसको कोई फैसला करना चाहिए ना जी। इधर वे कोई सूरत तो बने, वीराना है दिल की, काबा नहीं बनता है तो बुतखाना बना। लेकिन एक लीडरशिप इस वक्त जो बाहर फिर रही है, इमरान खान साहब, वो तो कह रहे हैं कि नेटो सप्लाई को तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। उनको कैसे जो मर्जी कहें जी। आप पहले कदम पे ये फैसला कर सकते हैं कि हम जो हथियार नहीं लेके जाने देंगे, आप खुराक और दूसरी चीजें भेज दें, ठीक है। पहला कदम ये भी हो सकता है ना। दूसरा कदम ये आप कहें जैसे एयर से जा रही है वो जाएगी, कोई फैसला तो करना पड़ेगा ना। हाँ। हम पूरी दुनिया से तो नहीं लड़ सकते, सॉफ्ट सप्लाईज खोलें, कोई रास्ता, हाँ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई इधर से कोई गवादर से सप्लाई दे दे, बलूचिस्तान से ले जाए, नहीं दे, यानी सॉफ्ट तब्दीली, असला कहेंगे, असले के बारे में बाद में फैसला करेंगे। अच्छा, वो जो 50 मुफ्तियान ने फैसला फतवा फरमा दिया है, देखिए फतवे सारे जो है काबिल एहतराम है, लेकिन ये फैसला करना होता, ये जो मुफ्तियान, मुझे बताइए, ये 10 साल ये सारी चीजें होती रही हैं, ठीक है,
और परवेज मुशर्रफ के दौर में तो ये हुआ कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास नहीं, वो इन सारे जो ये ग्रुप है ना, इनको कुछ ना कुछ माल लगा के अपनी सप्लाई ले जाते थे। ठीक है, तो अब जो हमें तो आंखें नहीं बंद करनी, कुछ करना है और हुकूमत को हुकूमत करनी चाहिए। और ये इत्तफाक राय तो कालाबाद डैम भी नहीं बन सका आज तक। इत्तफाक राय से तो कोई काम होगा ही नहीं। अगर इत्तफाक राय चाहिए होता तो पाकिस्तान भी ना बनता, इत्तफाक राय चाहिए होता तो हुकूमत भी ना बनती। तो भाई ये मेजॉरिटी जो है उसको फैसला करना होगा, अपने कौम के जज्बात भी देखे, पाकिस्तान की जरूरियात भी देखे और कुछ दरमियान का रास्ता निकाले। Who can play this role? नहीं, खुद वजीर आजम और सदर। देखिए उसके बाद अब मुलाकातें होगी, ओबामा साहब भी मिले। ओबामा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई अपनी खुद मुख्तारी का भी ख्याल रखें, को हमारी जरूरतों का भी ख्याल रखें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। अगरचे मैं जज्बाती नारे लगा रहे हूं तो बड़ा लगा सकता हूं, ठीक बात है, you're right, ठीक है ना, easy to sell। हाँ, लेकिन असल बात यह है कि जज्बात अपनी जगह है और मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी जगह है, हाफिज सईद भी बड़े मोहतरम है, मुनव्वर हसन भी ठीक है, मगर इनको इख्तियार नहीं दिया कौम ने हुकूमत करने का। इनकी मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, फैसला करना है पार्लियामेंट ने। हम उस पर एहतजाज करें, मैं मंजूर नहीं हूं, आपको मंजूर नहीं, आप एहतजाज करें, एहतजाज हक है, लेकिन धींगा मुश्ती हक नहीं है। ये धींगा मुश्ती से फिर अनारकी पैदा होती है, जो खंभों पे चढ़ जाए, खंभों पे चढ़ जाए, चलान क्यों हुआ और चलान ही ना हो। और यानी हमने ये एक रियासत के जो इदारे हैं ना, और यहाँ भी मैंने यहाँ हर रोज बिजली पर निकलती है ना जी बिल्कुल रैलियां, और वो तोड़फोड़ करती हैं और जलाती हैं। बिल्कुल, इन लोगों को खुदा खौफी नहीं है। ये जो हमारे लोग हैं जो MNAs MPs यहाँ माल रोड पे हंगामा कर रहे हैं, किस बात का? बिजली आ जाएगी, माल रोड में दबाई हुई है, बिजली पैदा करने से आएगी ना, माल रोड से कहीं निकाल लेंगे। नहीं तो भारत से कह रहे हैं, से अब आ रही है ना बिजली। भारत जो है 185 क्या कहते हैं उसको, क्या गीगावाट जी गीगावाट, मेगावाट है और फिर गीगावाट है, गोया 1,85,000 मेगावाट पैदा करता है उसकी। हाँ, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। उसकी बिजली जो है जरूरत से कम है अभी भी। ठीक है, लेकिन बाज इलाके जो हिमाचल प्रदेश है, शायद पंजाब में भी ऐसा हो गया हुआ, पहले तो नहीं था, उनमें बाज रियासतों में बिजली उनके पास फाजिल मौजूद है। ठीक है, पूरे इंडिया में नहीं। अच्छा, तो अच्छा अगर हो भी 185 यानी गीगावाट जो है जी, उससे आप बिजली जो है आपको उन्होंने कहा ले रहे 5,000 मेगावाट। ठीक है, तो उनके लिए तो 5,000 मेगावाट जो है वो ऐसे ही जैसे पीनट है। बिल्कुल ठीक है, दरिया में से बाल्टी निकालने वाली बात है। अब आपका मसला उससे हल हो जाएगा। अब अमेरिका जो है वो कहते हैं जो ईरान से गैस आएगी ना जी, वो 4,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी उस दिन। अच्छा, हाँ, ये मैंने हमारे कई जगह मैंने सुना। शामी साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और मैंने शामी साहब से ये भी पूछना है कि क्या भारत हमें वाकई बिजली देगा या महज ये लारा ही है जो हमें लगाया गया है। आप देखते रहिए। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब मैं आपसे पूछ रहा था कि भारत ने लारा लगाया है या बिजली देनी है? नहीं, ये लगता है कि अमेरिका इसके पीछे है, क्योंकि अमेरिका के सदर ओबामा ने यकीन दिलाया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि हम आपकी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करेंगे तरजीही बुनियादों पर। और उसके बाद जो अमेरिकन उनके स्पोक्समैन ने बात की है अखबार नवीसों से, उसमें उसने कहा है कि हमने इस मसले पर गुफ्तगू की। लगता यह है कि अमेरिकन ने मशवरा दिया है इंडियंस को, भाई 5,000 मेगावाट बिजली इनको दे दो, इनका मसला जो है कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। तो ये, और फिर हम ईरान से भी थोड़े हट जाएंगे। नहीं, ईरान से तो 4,000 मेगावाट की गैस आएगी, पाइपलाइन बिछेगी, और फिर उसको पाइपलाइन को तोड़ने फोड़ने वाले कितने आ जाएंगे, और उसकी कीमत जो है वो कितनी है, वो फिर अभी गुफ्तगू करेंगे उसको अगले किसी सेगमेंट में। शम्स साहब जैगम है हमारे साथ अमेरिका से। जी अस्सलाम वालेकुम जैगम साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शाबी साहब, मैं जैगम खान बलोच बोल रहा हूँ। हाँ जी, अरसे से आपको सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आज बहुत अहम काना बात मैंने सुनी है कि जी 9 साल से पाकिस्तान में उसामा था और हमारी एजेंसियों को पता नहीं था।
मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फौरन सितंबर 11 के बाद प्राइवेट जेट जो लेके गया है उसामा को और उसकी फैमिली को ड्रॉप ऑफ करने सऊदीया और पाकिस्तान कराची में, उसका कौन जिम्मेदार है? जैगम साहब, ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। मैंने तो यही बात की है। देखिए, उसकी बीवी ने यही कहा है, जो उसका बयान आया है कि किसी हुकूमती अहलकार से हमारा राब्ता नहीं था। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं। ये तो उसकी बीवी का अमल सादा का बयान है। आप नाराज ना हो, जरा गुस्सा थूक दें या कम से कम हम पर न थूकें। अजमल साहब है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? खैरियत से? जनाब फरमाएं। शामी साहब, आपसे बात करनी थी कि एक तो पिछले चंद प्रोग्राम सुन के बहुत दिल खुश हुआ, अल्लाह आपको इज्जत दे। आपने जो है ना कलमा हक कहना शुरू कर दिया। बात ये है, शुरू बड़ा है दिलचस्प है सर, बस अल्लाह आपको इज्जत दे, कहते रहिए, हो सकता है कौम की हालत सुधर जाए। और ये जरा देखें कि पंजाब के खिलाफ ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। वो जिला पंजाब है तो जाहिर है पंजाब की बात करेंगे, और कहाँ की बात करेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब को पंजाब की बात यकीनन करनी चाहिए, लेकिन जरा एहतियात के साथ। देखिए, पंजाब कोई अलग मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का सूबा है। पाकिस्तान है तो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान नहीं है। शम साहब, एक ईमेल पे क्वेश्चन आया है, ये इनके हम नाम ही हैं जो पहले कॉलर है अजमल साहब। ये पूछ रहे हैं कि जी वो कराची में भी और पंजाब पुलिस की भी जो वर्दियों की तब्दीली की बात हो रही है, इस पे आप क्या कहते हैं? काली वर्दी को सफेद कर देंगे तो क्या होगा? ये तो हाजी हबीबुर रहमान साहब जो हैं जी, उन्होंने कहा है कि सारा कसूर ही काली वर्दी में है। अच्छा, पता नहीं को काला जादू कर देता है इसके गोया जब वर्दी सफेद हो जाएगी तो हर काम ठीक हो जाएगा। और आप उनसे यकजहती के लिए आज काली वेस्ट कोट पहने? मैं तो काली वेस्ट कोट पहनता ही हूं, मगर कमीज सफेद है मेरी जी। तो आपका कोट भी काला है वैसे। लेकिन बात यह है, इसका मतलब यह है कि जितने हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, ये तो काली वर्दी नहीं पहनी होती ना उन्होंने। हाँ। बड़े तो सफेद कपड़े पहन के बैठते हैं, तो सारे मामला ठीक हो गए। तो हाजी साहब, ये जादू और टूने और अपना तावीज गंडे छोड़ दें और असल काम करें जो करने का है। वर्दी चाहे सफेद पहन लें चाहे काली वर्दी इसलिए होती थी कि मैली नजर ना आए। ठीक बात। सफेद वर्दी तो रोज धोनी पड़ेगी, उसके लिए साबुन भी देना पड़ेगा फिर हर सफाई को। लेकिन बात यह है कि वर्दी शौक से बदले, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये वर्दी में आपका मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल नहीं है। हमीद साहब हैं कोरिया से। जी अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये हमारे मुल्क में और कौम में सर, ये फल में तोला और पल में माशरा बनने वाली जो कैफियत है, यानी कि हम कभी किसी को हीरो बना लेते हैं और फिर उसी को हम कल जीरो बना लेते हैं। तो सर, मेरा सवाल यह है कि इस जज्बात को हम किस तरह कंट्रोल करवा सकेंगे और इलेक्शन में किस तरह हम आवाम को यह समझा सकेंगे कि अपने वोट को तहम्मुल और सोच और विचार करके इस्तेमाल करें, ना कि अपने जज्बात और अपने मुफादात बीच में लाएं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम तो यही बात अर्ज करते रहते हैं, भाई ठंडे दिल से बात करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे के बारे में ऐसी गलत ज़बान इस्तेमाल ना करें, एहतराम करें, अदब करें। मुश्किल से मुश्किल बात, गलत और सख्त से सख्त बात आसान और नरम लफ्ज़ों में अदा होती है। हमें यही तलकीन की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अपने अल्फाज जो हैं सही इंतखाब करो। ये नसीम अहकर साहब है जी, इन्होंने अपना सवाल लिखवाया है और वो बराह रास्त आपसे पूछने के लिए है। सवाल ये है कि शाम साहब ये बताएं कि निज़ाम ज़िंदगी का इन्हिसार इन चार में से किन चीज़ों पर है? और चीज़ें हैं जी, दीन, दौलत, दुनिया या ज़रदारी साहब। अब ये सवाल जो है नवी जमात का पर्चा था जिसमें एग्जैक्टली ये उन्होंने, और उस पर हाहाकार मच गई। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जरदारी साहब की बड़ी तौहीन हो गई और मुस्लिम लीग नून कोई और बोली बोल रही है। लेकिन ये भी बात यह है कि ये जो जरदारी साहब की कोई तौहीन इसमें नहीं हुई, क्योंकि इसमें मुस्बत अल्फाज भी मौजूद है, मनफी भी मौजूद है। हाँ, दीन और दौलत, दीन भी कहा गया है ना, तो दीन के साथ जरदारी साहब का नाम आया है, दौलत के साथ नहीं आया। तो ऐसे जज्बाती ना हो। लेकिन जी, ये जो सवाल है ये एक अहमकाना है, नो डाउट। जिस शख्स ने ये सवाल बनाया, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप टिक करेंगे तो सही या गलत हो जाएगा। हाँ। तो उसको मालूम, यानी इससे अंदाजा लगाइए उस हादसा का हाल क्या है, उनका ज़हनी लेवल क्या है। रोना इस पे है क्यों, और इसी तरह के ऊट पटांग सवालात बनाएंगे तो बच्चे जवाब क्या देंगे? ये सवाल तो वो होने चाहिए जो आप जिनका नो या यस में जवाब दे सके। बिल्कुल। जैसे देखे ना, जैसे आपके सुबह वो अनीक साहब सवाल करते हैं कि जनाब हजरत आयशा ने ये काम किया, हजरत खुदाजा ने किया, मुतय्यन सवाल के मुतय्यन पहले, सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? हाँ बिल्कुल, तो मुतय्यन जवाब है।
अब ये जो सवाल इन्होंने किया है, और इस तरह के मैंने दूसरे सवालात भी देखे, और ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं ये लड़के बाहर नहीं ला सकते, ये वही रख लिए जाते हैं, ठीक है, हमारी आंख से ओझल रहते हैं। अब जो किसी लड़के ने वो ले आया और पता लग गया, मालूम होगा कितनी हमाकत जो है उसके मजारे हो रहे हैं। तो इस तरफ तवज्जो की जरूरत है, उस मुमतहिन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जरदारी साहब की तौहीन की वजह से नहीं, इस अहमकाना पेपर बनाने पर। जी शमी साहब, डॉक्टर अदील साहब हैं बिहाड़ी से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शमी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कराची की सूरत हाल पे अक्सर मैंने नोट किया है मीडिया या सहाफ़ी हज़रात खुल के बात नहीं करते, किसी डर का खौफ का शिकार जैसे लगते हो। और दूसरी ये बात है कि सर जो क्या इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए उनकी जायज नाजायज बात मानना, ये भी कोई जमहूरियत का हुस्न है? जी रहमान मलिक जैसे साहब डॉक्टर साहब, बात ये है, आप हैं बिहाड़ी में बैठे, जी सर, कराची में हो तो पता चले आपको। मैं बेसिकली कराची से हूँ, मेरा घर। जी डॉक्टर साहब, नहीं कराची से तो हैं। बात यह है कि अखबार नवीस जो हैं वो एहतियात के साथ अपनी बात कहते हैं, लोग टारगेट करते हैं कभी एक को कभी दूसरे को। जो मुत्तहिदा के दुश्मन है वो चाहते हैं कि इसका नाम लिया जाए, जो ANP के वो चाहते हैं इनका नाम लिया जाए, जो दूसरों के पीपल्स पार्टी के मुखालिफ चाहते हैं इनका नाम लिया जाए। ठीक है, हम किसी के वकील नहीं हैं, किसी के हरीफ नहीं हैं। हम कैसे आंखें बंद करके दूसरों को मूर्ति इल्जाम ठहरा सकते हैं? हम कोई इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रहे। इसलिए एहतियात जमहूरियत का तकाजा है। आप अदब से एहतियात से गुफ्तगू करें, लोगों पर इल्जामात ना लगाएं। शम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मिर्ज़ा बाबर साहब ने फेसबुक पे एक बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है कि मैं फेसबुक के सवालात आप तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये आप ही के सामने होता है ना भाई। लेकिन आप तरदीद कर क्या कहते हैं इसको, बस्ता कहते हैं या वो क्या कहते हैं, तो जाम होता था, जामे जम या क्या, ये जो जामे जहानुमा, जामे जहानुमा में जो सवालात आते हैं मैं पूरी दयानतदारी से आप तक पहुंचा देता हूं। लिहाजा मिर्ज़ा बाबर साहब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मैं फेसबुक भी पढ़ता हूं और शाम साहब को गोश्तगुजार कर देता हूं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।